एक बार फिर से भारतीय बाजार बेहतरीन और दमदार शुरुआत करने के लिए है तैयार। गैप से खुलने के बाद क्या करें आप, रहेगा आज इसी पर फोकस। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन और 3 आईटी दिग्गजों के नतीजों को करना है हमें हैंडल। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक दिन होने वाला है एक बार फिर से बाजार के लिए और ढेरों संकेतों के बारे में अनिल जी से भी समझना है। तो बताएं सर, इस समय के ट्रिगर्स आपको क्या कह रहे हैं? अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन हरियाली रही है। भले हल्के फुल्के ही सही, लेकिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे और एक नहीं, चारों के चारों इंडेक्स लगभग बराबरी के साथ बिल्कुल सपाट हल्के हरे निशान में बंद हुए। डाउन, नेस्डेक, S&P और रसेल 2000। TCS बायबैक और साथ ही रिजल्ट भी 4,500 करोड़ का 18,000 करोड़ का बायबैक बिल्कुल हमारी उम्मीद के मुताबिक आता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस के दमदार नतीजे और विप्रो ने किया है निराश, इन पर भी रहेगा एक्शन। पहली बार अब देश में कोरोना के मामले 2 लाख से ज़्यादा आते हुए दिखे, तो यानी कि कोरोना के मोर्चे पर नंबर्स के लिहाज से कहीं कोई राहत न देश में है न दुनिया में है। ये सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको करना है फोकस। जी दीप। बिल्कुल सर, ढेरों ट्रिगर्स हैं जहां पर फोकस करना है, कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं, उस पर भी बात करनी है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है सर, जो आपने अभी हेडलाइंस में रेज किया, ये जो फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। पहले भी आप इस मुद्दे को उठा चुके हैं और आपने इन्वेस्टर्स को सतर्क रहने को कहा है और एक बार फिर से यहां पर थोड़ा सेबी का भी हमने एक्शन देखा, बट ये एक परेशानी है जिस पर आपसे एक बार फिर से मैं राय लेना चाहूंगा। थोड़ी देर में सर इस पर भी आपसे करेंगे चर्चा और आपका भी व्यू जानना चाहेंगे और किस तरह से इन्वेस्टर्स अपने आप को बचा सकते हैं इन फर्जी टेलीग्राम चैनल से, उस पर भी आपका राय लेनी है। पर एक बार थोड़ा बाजार पर टच कर लेते हैं सर, क्योंकि एक्शन काफी सारा है। आज वीकली एक्सपायरी है, आपने ये भी कहा। ग्लोबल मार्केट्स देखिए सर, यूएस का इन्फ्लेशन कल 7% पर आया, 40 साल की ऊंचाई पर है। इंडिया में 5.6% इन्फ्लेशन है, यानी कि यूएस में लगभग 1.5% ज्यादा इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा है, पर वहां पर रेट्स 0% पर है और हमें 6-7% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। कैसे देखिए सर, उनका इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा पर हमारे रेट्स उनसे ज्यादा। इसे देखने के लिए है ना दीप, बहुत साल पहले, मतलब आज से 30-35 साल पहले एक मूवी आई थी, वो देखनी चाहिए। और उसमें एक बड़ा सुपरहिट गाना था और वो पिक्चर थी रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, ये सब लोग थे उसमें, बड़े बड़े सुपरस्टार थे। मल्टी स्टार मूवी थी, उसमें गाना था महंगाई मार गई। तो ये महंगाई 2 तरीके से मारती है, एक कंज्यूमर को अपने हिसाब से मारती है, दूसरा मार्केट को अपने हिसाब से मारती है। तो ये कोई अच्छे आंकड़े नहीं है, ना अमेरिका के लिए ना हमारे लिए। जाहिर सी बात है कि ग्रोथ को और इकोनॉमी को सहारा देने के लिए एक लिमिट के बाद कोई भी सेंट्रल बैंक इन बड़े आंकड़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर 40 साल की ऊंचाइयों पर अमेरिका की महंगाई है तो ये बार बार आपको डराएगी कि भाई ब्याज दरें जल्दी बढ़ सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है। और भले हर रोज़ बाज़ार उस पर रिएक्शन दे ना दे, लेकिन मैक्रो फैक्टर्स की अपनी अहमियत होती है। हर रोज़ बाज़ार मैक्रो फैक्टर्स पर ट्रेड नहीं करता। हर रोज़ सुबह शाम हर वक्त मूड बदलने के लिए आपके लिए अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स अलग होते हैं। ये ट्रिगर्स वो है जो इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए डिस्कम्फर्ट देने का काम करते हैं कि अगले 6 महीने 12 महीने इस लिहाज से मुश्किल भरे हो सकते हैं। और फिर जब भी ये लगेगा कि ये आंकड़े सस्टेनेबल है, लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फेड की कमेंट्री या फेड का एक्शन उस तरह का हो सकता है कि जो बाजार को पसंद ना आए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शॉर्ट टर्म में आपके लिए लिक्विडिटी और सेंटीमेंट ज़्यादा काम करते हैं। लिक्विडिटी अभी तक है, सेंटीमेंट अभी तक अच्छा है, इसलिए अमेरिकी बाजार लगातार 5वें दिन हरे निशान में बंद हुए। लेकिन ये आंकड़े भले ही सस्टेन ना भी करें, चलिए मान लिए 7.5-8% की रेंज में अमेरिका का इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, 5.5-6% तक आकर या 5% तक आकर रुक जाएगा, लेकिन वो भी कौन सा कम है। हमारा इन्फ्लेशन 5.5% है। डेफिनेटली आरबीआई की जो एक्सेप्टेंस लिमिट है उसके बाहर है, उससे ज़्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं कि आरबीआई भी इनको देखकर चिंता में तो आएगा ही कि इन्फ्लेशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कुछ सीजनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंपोर्टेड फैक्टर्स होते हैं। कच्चा तेल बढ़ रहा है, वो आपको कंफर्ट नहीं देता। हाल ही में जो टैक्सेस में कटौती हुई है उसकी और कमोडिटीज़ के दाम घटे हैं, उसके बावजूद अगर आपका 5.5% के आसपास का इन्फ्लेशन आ रहा है तो वो कंफर्ट नहीं देता। तो मुझे लगता है मैक्रो फैक्टर्स भी धीरे धीरे हमें नज़र रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज इन्फ्लेशन का नंबर आया और बाजार इस पर आज का आज ही रिएक्शन दे दे। बाजार कब रिएक्शन देगा ये बाजार के मूड पर है, किस लेवल से करेक्ट होना मूड पर है। लेकिन लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा नंबर है जिस पर चाहे इंडिया में हमारे इन्वेस्टर्स हों चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो, उनको फोकस तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल करेंगे। और अगर
ये आंकड़े महीने दर महीने इसी तरह से मजबूती के रहते हैं तो फिर चिंता की बात हो सकती है। तो देखते हैं, आंकड़े बढ़कर तो आए, ट्रेंड भी बढ़ोतरी का है, यहाँ से रुकते हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर एक आध महीने और अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़कर आए दीप, तो फिर मुझे लगता है कि बाजार के लिए चिंता की बात होगी। अभी हम मस्त है, थोड़े फोकस कम है, जब पता नहीं अचानक से किस दिन हमारा फोकस आएगा मुझे नहीं मालूम। बाजार ऐसा ही है, हमारे हाथ में नहीं कि किस दिन फोकस आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। बिल्कुल सर, आएगा जरूर। इन्फ्लेशन पर रखिए नजर। थोड़े मैक्रो फैक्टर्स भी होते हैं बाजार का मूड माहौल जो कभी बिगाड़ सकते हैं, नजर रखेंगे इन्फ्लेशन डेटा पर। पर सर नजर रखनी है आईटी स्टॉक्स पर, और जबरदस्त परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है सर। अगर आप इन्फोसिस के नंबर्स देखें, गाइडेंस जो इन्होंने बढ़ाई है वहां देखें, कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ता है। टीसीएस के नंबर्स अच्छे हैं और बायबैक भी लगभग जो हमने अनुमान लगाया था उस प्राइस रेंज में ही आपको बायबैक अच्छे आते हुए दिखा। विप्रो थोड़े ठीक ठाक नंबर्स थे। कैसे देखें सर इन तीनों दिग्गजों के नंबर्स? देखिए, पहली चीज़ तो कि आईटी कंपनियां प्राइस टू परफेक्शन पर ट्रेड कर रही है, यानी कि जिन लेवल्स पर आईटी कंपनियां ट्रेड कर रही है, जिन वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, वहाँ गलती की गुंजाइश कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए तब भी इन्हें यह माना जाता है कि नतीजे खराब है, राइट। जो आपने पिछली तिमाही में देखा था कि लगभग सारे आईटी स्टॉक नतीजों के बाद, अच्छे नतीजों के बाद मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए दिखे थे, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन के साथ ज़्यादा थे। अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले टीसीएस के नतीजे हल्के से कमज़ोर हैं आय मार्जिन्स के लिहाज से। आय के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई खास कमजोरी के संकेत हैं। जिस तरह का रेवेन्यू आया वो आगे के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा संकेत ही दे रहा है, कोई ख़राब नहीं दे रहा। टीसीएस को लेकर मुझे समस्या नहीं लगती, और प्लस टीसीएस में आपके लिए बायबैक का कंफर्ट है, प्राइस का कंफर्ट है। अगर 4,500 पर बायबैक हो रहा है और 18,000 करोड़ का बायबैक, और इस बार दीप आपको याद होगा जब हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च की, हमने ये कहा ही था कि देखिए बायबैक 16,000 से 18,000 की रेंज में होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़कर आना चाहिए। एग्जैक्टली 18,000 आया है, 4,500 4,600 की रेंज का हमारा अंदाजा था कि यहाँ बायबैक होना चाहिए, वहाँ वो बायबैक हुआ भी है। तो बेसिकली बायबैक की जो साइज़ है वो फंड्स के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मायने रखती कि वो उनके लिए एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है कि आप 3850 में खरीदें, 4500 में बायबैक में टेंडर कर दें, जितना आपका बायबैक में चला जाए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। नहीं गया, जितना बचकर वापस आ गया वो आप आराम से पोर्टफोलियो में रखें। ऐसा तो है नहीं कि 3850 में आपने टीसीएस ले लिया तो आपको नींद नहीं आएगी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 3850, 3800 जो भी भाव हो, ये हर भाव आपके लिए टीसीएस में इन्वेस्ट करने लायक है, उनके लिए समस्या नहीं। और बाकी जितना स्टॉक उनके पास है बायबैक में टेंडर कर दे, जितना एक्सेप्ट होकर आ जाए ठीक, बाकी का आप अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, बहुत क्लियर कट है। सो टीसीएस में बायबैक सपोर्ट दे देगा। नतीजे मिले जुले हैं, मार्जिन्स 26% की उम्मीद थी, 25% के आसपास आए, तो मार्जिन थोड़े से कम है, और रेवेन्यू के लिहाज से ठीक है, मतलब कोई बहुत अच्छे नहीं बहुत ख़राब नहीं। सो मेरा ये समझना है दीप कि टीसीएस न्यूट्रल से है, और थोड़ा सा कल करेक्ट हो भी चुका है। तो अगर टीसीएस 2-3% गिर जाए किसी वजह से तो ख़रीदारी आ ही जाएगी, और अगर 2-3% बढ़ जाए तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ ही जाएगी। ये क्लियर कट टीसीएस है। विप्रो क्लियर कट डिसअपॉइंटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। विप्रो के जो नतीजे हैं वो हर एक पैरामीटर पर कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, और उस लिहाज से स्टॉक पर मार पड़नी तय है। लेकिन इसमें एक ही समस्या है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन विप्रो के लिए सबसे खराब रहे, जबकि आईटी शेयरों में तेज़ उछाल था, विप्रो अकेला कमज़ोर होता हुआ दिखा था। नो डाउट विप्रो का एडीआर 8-10% घटकर 9% घटकर बंद हुआ है। तो लेकिन साथ ही रिजल्ट के पहले शॉर्ट्स बने हुए, तो हो सकता है गैप से खुलने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन फिलहाल आपके लिए विप्रो खरीदने का मौका नहीं है। आपको खरीदना है तो आपके पास बेहतर चॉइसेस हैं आईटी स्पेस में खरीदने के लिए। विप्रो से काफ़ी बेहतर स्टॉक्स हैं, और स्पेशली विप्रो में पिछली तिमाही के बाद ये उम्मीदें जगी थी कि मैनेजमेंट ने जिस तरह की कमेंट्री दी उसको देखकर लगा था कि नतीजे मजबूत आएंगे, तो विप्रो ने निराश किया। विप्रो फिलहाल अगर गैप से खुल भी जाए नीचे और रिकवर होने की कोशिश भी करे, तब भी हमें खरीदना नहीं है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होना है आज का तो वो विप्रो में ही होना है। 2 ऑप्शन है, एक चूंकि पहले शॉर्ट बनी हुई है तो गैप से खुलेंगे, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उस शॉर्ट का सहारा मिल सकता है, उसमें जो बाउंस बैक मिलेगा उसमें टिक गए तो ठीक, नहीं टिका तो फिर विप्रो आपको बड़ा फॉल भी दिखा सकता है, इसलिए विप्रो से दूर रहें, ये मेरी राय है। अब आइए इन्फोसिस के रिजल्ट हर एक पैरामीटर पर मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, और साथ ही गाइडेंस बढ़ाकर भी दिया है। मैनेजमेंट की आवाज़ में दम है, कमेंट्री में दम है। मुझे लगता है इन्फोसिस, हालांकि इन्फोसिस के केस में ये है कि रिजल्ट के पहले चल चुका है, मजबूत है, इसलिए बहुत ज़्यादा शायद ना भी बढ़े, लेकिन इन्फोसिस इसमें कोई डाउट नहीं, इन तीनों ही कंपनियों में रिजल्ट के लिहाज से बेस्ट इन्फोसिस है, और कम से कम 3-4% की बढ़त तो बनती है इन रिजल्ट्स के दम पर, इस गाइडेंस के दम पर। तो अगर आपको
तीनों रिजल्ट्स में देखना है, नंबर 1 इन्फोसिस, नंबर 2 विप्रो, नंबर 2 टीसीएस, नंबर 3 विप्रो। खरीदने के लिहाज से आईटी पैक में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एचसीएल टेक लगता था। हम लगातार बात भी कर रहे थे एचसीएल टेक, लेकिन चूंकि पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बढ़ चुका है रिजल्ट के पहले, सो मेरे ख्याल से जब भी करेक्शन आए तो एचसीएल टेक पहली पिक होगी और दूसरी पिक आपकी इन्फोसिस होगी। इन नतीजों के बाद देखने के बाद आईटी पैक में अगर निफ्टी की आईटी कंपनियों की हम बात करें, ये टॉप पिक्स होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर आप टेक महिंद्रा को रख सकते हैं। जी दीप। तो ये है आपके लिए 3 बेहतरीन आईटी कंपनीज और उनके नतीजे और फिर रिएक्शन, एंड ऑफ कोर्स अनिल जी की टॉप 3 आईटी पिक्स भी। नतीजों का सीजन शुरू हो गया है इन 3 दिग्गज नंबर्स के साथ और रिएक्शन भी आ जाएंगे। तो चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं। थोड़ी देर में वो एक अहम चर्चा भी करनी है, पर आज का सेटअप फिर क्या कह रहा है आपको? ग्लोबल संकेत दीप पॉजिटिव साइड पर है। लगातार चौथे दिन आपको अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं, भले डे हाई पर बंद ना हो, लेकिन जिस तरह के इन्फ्लेशन के आंकड़े थे उसके बावजूद और जिस तरह से कोरोना का डर अमेरिका और पूरे दुनिया में है, उसके बावजूद अमेरिकी बाजार टिके हुए हैं। ये अपने आप में अचीवमेंट है। ग्लोबल संकेत इसीलिए मैंने पॉजिटिव रखे हैं। एफआईएस के संकेत में यहीं पर डिस्कस करना चाहता हूं दीप, क्योंकि एफआईएस के संकेत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और 1000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कल कैश मार्केट में की है। ठीक है, 142 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और 584 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, यानी कि लगभग 400 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में है और 150 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स में है। वैसे देखा जाए तो आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा आना कंफर्ट नहीं दे रहा है। कंफर्ट कैसे नहीं दे रहा है कि 150 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़े, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़े और उसके ऊपर आपको बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट। भले ही आंकड़े अभी डराने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 दिनों में देखें तो आंकड़ों की क्वालिटी कमज़ोर होती हुई दिख रही है। धीमे धीमे बिकवाली का प्रेशर हल्का हल्का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और एफआईएस की बिकवाली का थोड़ा सा मात्रा जो है वो बढ़ती दिख रही है, तो आपको ऊपर के लेवल पर सावधान रहना है। और इसलिए दीप, आज हर रोज का जो आप हमेशा पूछते हैं कि क्या करना है, और मेरा एक ही शब्द में जवाब होता है तेजी। आज एक चीज़ आपको अलग हटकर बोलना चाहता हूं और वो ये है, और आज की पूरी कमेंट्री का सार यही कि जितना ज़्यादा ऊपर खुले उतना जल्दी आप प्रॉफिट बुक करिए। सुन लीजिए वापस से, अगर आपको 150 पॉइंट, 250 पॉइंट, 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर मिलता है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, खरीदना नहीं है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट करिए, नीचे आने पर फिर से खरीदिए। अब आप ये सोचेंगे आज अचानक से बदलाव क्यों? उस बदलाव के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो सबसे पहले ये है कि 4 दिनों तक आपने लगातार एक तरफा तेजी देखी है। आज है गुरुवार, वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी, तो लॉन्ग साइड पर आप ज़्यादा हैं। सो जाहिर सी बात है कि गैप अप ओपनिंग पर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। पिछली एक्सपायरी में सेम यही हुआ, जब जनवरी सीरीज की पहली एक्सपायरी थी, 4 दिन आपने लगातार एक तरफा तेजी देखी। हालांकि उस दिन ग्लोबल संकेत कमजोरी के थे, इसलिए हम गैप से नीचे खुले और उसके बाद वापस बढ़ गए। तो आज गैप से ऊपर खुलेंगे तो एक नीचे आने की जगह है और वो बाजार के लिए हेल्दी है। अगर एक करेक्शन होता है तो बाजार के लिए वो हेल्दी होगा। तो गैप से खुलने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, खरीदारी नहीं करना है। खरीदारी करनी है लेकिन उस रेंज में आने दे, सपोर्ट लेवल पर आने दे, उसके बाद खरीदेंगे। तो 150 पॉइंट ऊपर हमें खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करना है। कल जिसने भी निफ्टी, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई है वो इस गैप का फायदा उठाए। हो सकता है 25-50 और बढ़ जाए। आप या तो आप एकदम टॉप में ही बेचना चाहते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, या एक बार बेच लें और फिर नीचे आराम से इंतजार करें कि हाँ अब मेरे लेवल पर आ रहा है, अब मुझे खरीदना है। तो पहला तो ये एक्सपायरी वाला। दूसरा ये एक एफआईएस की अलार्मिंग नहीं है डेटा, ऐसा कुछ खराब नहीं कि आप सब कुछ बेच के थैंक यू वेरी मच कर देंगे, निकल जाएंगे, भाई बहुत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऊपर के लेवल पे नहीं लेना है, हमें अपने लेवल से लेना है। देखिए कल के मजबूत संकेतों में भी 18,100, 18,125 की रेंज हमने कही थी कि वहां पर एंट्री करनी है, वो लेवल मिला। तो आज क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। और आज तो वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी की उम्मीद तो रखने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो गैप से खुलने के बाद जब हम अपने लेवल के नज़दीक आएगा तब हम खरीदारी करेंगे। दूसरा ये कि ये है कि एफआईएस की हल्की फुल्की ऊपर के लेवल पे बिकवाली है, उसकी वजह से हम ऊपर गैप से नहीं खरीदेंगे। तीसरा मैक्रो फैक्टर है जिसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता कि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया, उनका बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ा होगा, कोई आज तो आरबीआई या फेड आपकी ब्याज दरें बढ़ाने वाला नहीं। सेंटिमेंट के लिहाज से हल्का सा वो होता है, बस उतना ही है। एक और जो पॉइंट है वो है कि पुट कॉल रेशियो अलार्मिंग नहीं है, लेकिन हायर साइड पर है, 1.45 पर है, जो कि 1.35 से बढ़ा है। तो मतलब हल्का नहीं है पुट कॉल रेशियो, ओवरबोट नहीं है लेकिन बिल्कुल लाइट भी नहीं है। इसलिए
ऊपर के लेवल पे और गैप से खुलेंगे तो अगर आपका पुट कॉल रेशियो 1.55 1.60 आ गया तो वहां पर आपके लिए खरीदना नहीं बनता, प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। तो सिंपल सी चीज़ ये। और पांचवा पॉइंट और आपको चाहिए तो डाउ फ्यूचर्स हल्के। फिर मैं कह दूं ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से, इसका मतलब आप ये बिल्कुल ना समझे कि मतलब टॉप बना रहा है या बहुत मंदी हो रही है या बहुत खराब हो रहा है। हमें कहाँ प्रॉफिट बुक करना है ये भी हमें आना चाहिए। सो गैप से खुलने के बाद अगर सपोज 150 पॉइंट ऊपर आप खरीद कर फिर इंतजार करें, फंसे, वैसा काम नहीं करना है। वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके हमें इंतजार करना है। तो मुझे लगता है अगर 150 135 पॉइंट जो भी ऊपर दिख रहा है इतना ऊपर खुलता है तो आज प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। तो आज एक ही बड़ा बदलाव है पूरी कमेंट्री में, वो ये गैप से ऊपर खुलने पर प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे आने पर फिर से सही लेवल पर एंट्री करेंगे, ये है। तो ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज नेगेटिव, डीआईज पॉजिटिव है। घरेलू फंड ने अच्छी दमदार खरीदारी की है, 1332 करोड़ के कम नहीं होते हैं। तो दीप इसलिए निचले लेवल पर सपोर्ट आएगा भी। अच्छा, अगर आपको सुन के थोड़ा सा सब खराब लग रहा है तो कुछ अच्छा भी बता दूं। पहली चीज़, ग्लोबल लोकल फंड्स की खरीदारी है, दमदार है, एफआई से ज़्यादा है। दूसरा, ट्रेडर्स एक्टिव है। तीसरा, ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत मजबूत क्लोजिंग है, इसलिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट 100% है। सिर्फ बड़ा गैप मिले तो सेल ऑन राइज करना है, जो कि अगर मिला तो। और अगर सपोज 150-125 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स नहीं जैसा दिखा रहा वैसा नहीं खुला, 25-50 ही खुले तो कोई बात नहीं, फिर नहीं बेचना है, नहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, इंतजार करेंगे ऊपर आने का। सो अगर 150 पॉइंट आपको मिलता है तो फिर किसी को नहीं पूछना है, प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल ये। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, जो हम बदल ही चुके हैं। जी दीप। एब्सोल्युटली, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, संकेत भी ठीक ठाक है, बट जैसा अनिल जी ने कहा ऊपर मुनाफा वसूली का मौका आएगा तो उसका भी आप इस्तेमाल जरूर करें। लेवल्स कौन से रहेंगे सर इंपॉर्टेंट आज के? 18,050, 18,125 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, और गैप से खुलने के बाद ये लेवल ही आसानी से टूटेंगे नहीं, ये इत्मीनान आप रख सकते हैं। फिर भी वीकली एक्सपायरी का दिन है, 17,975, 18,025 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां आपको शॉर्ट भी काटनी है, लॉन्ग भी करनी है। आएगा नहीं, अगर आए तो ऊपर 18,265, 18,300 ये वो रेंज है जो पहली रुकावट की रेंज है। अब जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी जोर दिखा रहा है, हो सकता है इसके ऊपर खुले। मेरा ये मानना है इस रेंज में ही खुलना चाहिए। अगर इसके ऊपर खुलता है तो 18,350, 18,425 वो रेंज है जहां पर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन या बेचने की जगह। इस रेंज में आए तो डेफिनेटली बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार कीजिए कि आपको एक बार बेचना चाहिए। आज या फिर 1-2 दिन में आपको वापस नीचे काटने का मौका मिल जाएगा। ये आपके लिए होगी निफ्टी के बड़े जोन। बैंक निफ्टी 38,350, 38,500 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, जिसके नीचे ही ट्रेंड थोड़ा खराब होने के चांस बनेंगे, वो होगा 38,025 से लेकर 38,150। इस रेंज में आपको शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी दोनों आती दिखेगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,925, 39,125 ऊपरी रेंज है आज के लिए। इस रेंज में देखते हैं पहुंचने के बाद कैसा बाजार बिहेव करता है। इसके पार निकलकर और आगे निकले तो 39,225 से 39,375 मुनाफा वसूली की रेंज है। याद रहे निफ्टी पर हमने ऊपर में स्ट्रॉन्ग सेल जोन कहा है 18,350, 18,425 को, लेकिन बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सेल जोन नहीं, मुनाफा वसूली की जगह बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये बड़े जोन है दीप, जिस पर आपको फोकस करना है। जी एब्सोल्युटली, तो ये तो रहे बड़े लेवल्स। अब ट्रेडिंग रेंज बताएं सर आज की। 18,125, 18,265 दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज है। 18,050, 18,300 मीडियम रेंज है। 18,000, 18,350 बड़ी रेंज, इस पर फोकस करें। बैंक निफ्टी 38,500, 38,925 दिन की छोटी रेंज। 38,350, 39,125 मीडियम रेंज, और 38,150 से लेकर 39,225 की बड़ी रेंज पर आपको करना है फोकस आज बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखें। ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े रेंज। कुछ और आपको डेटा बता दूं, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, 65% कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया, जो हम जिक्र कर चुके हैं। इसी वजह से अगर गैप से खुलने पर पुट कॉल रेशियो और बढ़ेगा तो आपको हल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी है। विक्स 3% घटकर आया, अच्छा संकेत है। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए सारा डेटा का विश्लेषण और साथ ही इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब बताइए सर, मौजूदा पोजीशन है तो क्या करना है आज? गैप से खुलने के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस 18,100 पर ले आना है। कल 18,128 का हाई लो आपने बनाया था, उससे थोड़ा सा नीचे 18,100 पर आपके डे ट्रेडर्स के तौर पर स्टॉप लॉस होगा।
क्लोजिंग बेसिस पर भी अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो 18,100 का रखें, लेकिन मेरा ये मानना है 18,000 का स्टॉप लॉस रखना ज़्यादा सेंसिबल होगा। बैंक निफ्टी 38,500 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का 38,000 इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा 38,500, इसको ठीक करें। इंट्राडे स्टॉप लॉस 38,500 है, 37,450 नहीं, 38,500 इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा। और क्लोजिंग बेसिस पर अगर 38,350 के नीचे बंद होता है तो आपको चिंता करनी है। तो 38,500 इंट्राडे और 38,350 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। अगर आप शॉर्ट हैं तो वैसे तो शॉर्ट सेलर्स के लिए कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही गए, क्योंकि कल का स्टॉप लॉस आपका 18,200 का था। 18,200 के ऊपर आप बंद भी हुए, दिन के दौरान भी निकले थे। तो अगर आपने कर लिया तो ठीक, नहीं किया है तो क्लोजिंग बेसिस पे तो आज भी 18,200 है। अगर आज निफ्टी 18,200 के ऊपर बंद होता है तो आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। इंट्राडे के लिए जरूर आप 18,350 का रख सकते हैं, स्पेशली गैप से खुलने के बाद। तो 18,350 इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा और क्लोजिंग 18,200। बैंक निफ्टी आपका स्टॉप लॉस कल 38,550 का था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, वो ट्रिगर हो गया। ऐसे में अब आज आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 39,050 का रखना है, इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप अपनी पोजीशन को खत्म कर लें। जी दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस। नई पोजीशन सर? एक तो दीप नई पोजीशन में आज जो बदलाव है वो बता दूं। पहली चीज़ है कि आज दोनों ही खरीदारी और बिकवाली की राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेंज पर है। इस रेंज पर आए तो ही खरीदें या बेचें, अदरवाइज ना खरीदें। आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है। क्यों नहीं है वो बता दूं। संकेत दोनों ही तरह के बराबर है, मजबूती के भी संकेत हैं उतनी ही, तो कमजोरी के भी उतनी ही है। और उसके बीच में वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है और पोजीशंस अच्छी खासी बनी है। जिस तरह के ऑप्शंस में पोजीशन है आमतौर पर वीकली सीरीज में नहीं, मंथली सीरीज में ऐसी पोजीशन होती है। इसलिए दीप हमें आज एग्रेसिव नहीं होना है। एक दिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप एग्रेसिव होकर ट्रेड करें, नहीं करेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आज पैसिव अपने लेवल अपनी रेंज से, वो जो अच्छा शिकारी होता है ना, जो अपना मतलब गात लगा कर बैठा रहता है, बस मेरी रेंज में जब शिकार आएगा तो ही मैं शिकार करूंगा, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा रिस्क लेकर। तो आज आपको वैसे ही ट्रेड करना है, इंतज़ार करना है, अपनी रेंज में आने दीजिए। जब रेंज में आएगा तो ही आपको ट्रेड लेना है। और कैसे लेना है? निफ्टी 18,050, 18,125 ये एक मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर इस रेंज में आपको मौका मिले तो खरीदिए। अगर गैप से खुल जाए तो 18,200 आपका पहला एंट्री पॉइंट बन सकता है। सो गैप से खुलने के बाद वो एक 9:08 की स्ट्रेटजी अलग होगी। अभी की स्ट्रेटजी के लिहाज से आपको 18,050, 18,125 की रेंज में खरीदना है। 17,975 के स्टॉप लॉस है। आज आपको खरीदने की रेंज, स्टॉप लॉस के लेवल सब दूर दूर के मिलेंगे, रेंज बड़ी मिलेगी। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है और वो है गुरुवार, वीकली एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी नहीं होता और कोई दिन होता तो आपकी रेंज छोटी हो जाती है। मुझे जब लेवल और रेंज देता हूं तो मुझे ये सब चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है आपके लिए कि आज दिन कौन सा है और उस दिन किस तरह की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। सो इस लिहाज से 18,050, 18,125 आपकी रेंज है। 17,975 का स्टॉप लॉस है। 18,200, 225 छोटे टारगेट, 265, 300 मीडियम टारगेट और 18,350 का फाइनल टारगेट आपके लिए अगर आप करते हैं खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, जितना गैप से ऊपर खुले उतना जल्दी बेचें, उतना ज़्यादा बेचें। और बेचने के लिए अच्छी जगह है 18,300 से लेकर 18,375। आप सोच रहे होंगे 18,350 तो खुलने के संकेत दे रहा है। जी हाँ, बात तो सही है। 300 से सोचना शुरू करें, 350, 375, 400 तक मिले बहुत ही बढ़िया है। ऊपर में 18,450 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 18,225, 18,200 दो छोटे टारगेट, 125 मीडियम टारगेट, 18,075 और 18,050 तक के बड़े टारगेट। अब आप सोचते होंगे कि इतने बढ़िया मजबूत मार्केट में इतना 150 पॉइंट ऊपर एसजेक्स दिख रहा तो कौन बेचने की बोलता है? मैं बोलता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि गैप का फ़ायदा नहीं उठाए तो फ़ायदा क्या। तो जो गैप मिले ऊपर या नीचे का, कहाँ पर आपको फ़ायदा उठाना है, फ्लैट ओपनिंग पर कहाँ फ़ायदा उठाना है, ये सब हमें आना ही चाहिए। तो दीप ये है आपके लिए निफ्टी की स्ट्रेटेजी, जहाँ रेंज में खरीदना है, रेंज में बेचना है। जी एब्सोल्युटली, रेंज को रिस्पेक्ट करना है और लेवल्स आए तभी अपना ट्रेड इनिशिएट करें, ये अनिल जी की है सलाह। बैंक निफ्टी पर भी यही करना है सर? बिल्कुल 100%। 38,350, 38,500 जहां मैं कंफर्टेबल हूं खरीदारी करने के लिए आज से इस रेंज में। ठीक है, स्टॉप लॉस आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। बोले इतना लंबा स्टॉप लॉस अनिल जी ने कैसे दिया? 38,000 का, यही लगाना है।
क्योंकि उसकी वजह है, इसके पहले 38,150, 38,025 ये 2 और लेवल हैं जहां पर खरीदारी करने का मौका बनता है। तो अगर आप इतनी रेंज दूर की स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ही खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। और फिर भी आपको लगता है नहीं रेंज में खरीदना है और मुझे छोटा ही लगाना है, तो फिर 38,300 का लगा लें आप अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन स्टॉप लॉस सही निकल कर आता है वो 38,000 का। ठीक है, टारगेट क्या बनेंगे? 38,600 और 38,725 छोटे टारगेट है, 38,850, 38,925 मीडियम टारगेट है, 39,025 और 39,125 हायर टारगेट, जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है इस रेंज में खरीदारी। अब आइए बेचने की करते हैं बात। 39,000 के आसपास ब्रॉडली जो डीप डेटा दिखा रहे हैं वो 38,000 से 39,000 की रेंज दिखा रहे हैं। तो 39,000 के जितना नज़दीक बेच पाएँ उतना बढ़िया, और ऊपर बेच पाएँ तो कहना ही क्या। 38,925 और 39,225 ये 200-300 पॉइंट की रेंज है, ये आपके लिए बिकवाली का काम करेगी। 38,925 से सोच सकते हैं, 39,025 पे थोड़ा बेच सकते हैं, 125, 225 पे धीमे धीमे ऐसे आप पोजीशन बना सकते हैं। 39,300 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, और नीचे के जो टारगेट बनेंगे 38,850, 38,725 दो छोटे टारगेट, 38,600, 38,500 मीडियम टारगेट, 38,450, 38,350 फाइनल टारगेट। अगर आज आप लेवल से रेंज से कंफर्टेबल ना हो ट्रेड लेने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं, घर से कसम खा के नहीं निकलेगी, करना ही है, ना करें। कंफर्ट आए, आपके मेरे विचार मिले तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, सिंपल सी बात है। बाद में ये मत कीजिए कि आपने तो ये बोला था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको भी वैसा लगता है तो ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं बार बार ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है ना दीप? बिल्कुल, आज थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है, एक्सपायरी भी है, तो ध्यान रखना जरूरी है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करें। सर, बैन लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, इस हफ्ते रोज एक स्टॉक ऐड हुआ है और कल की फ्रेश एंट्री है सेल की। तो हाई बीटा सेल लंबे समय बाद वायदा कारोबार के बैन में, इंडिया बुल्स, डेल्टा, आरबीएल और वोडाफोन ये बैन में ऑलरेडी बने हुए हैं। बाकी डेटा तो समझा दिया सर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा बाजार से? वायदा बाजार से दीप 18,200 मेक और ब्रेक लेवल है, जहां पर कल आप बंद हुए। 18,200 के पुट पर 43 लाख शेयर, उसमें से 40 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। ठीक है, कल ही जुड़े हैं, और 18,200 के कॉल पर 52 लाख शेयर हैं। अब आप खुल रहे हैं 18,300 के आसपास इसके ऊपर, तो कॉल राइटर फंसेगा। सो एक बार तो अगर 18,300 के ऊपर खुल गए, ठीक है, आज खुलना आपका 18,300 के ऊपर जरूरी है। मुझे जो लगता है 18,265, 18,300 की रेंज में खुलेंगे, उसके ऊपर खुलना मुश्किल दिखता है। ठीक है, अगर उस रेंज में खुलकर आप देखिए कि क्या हम 18,300 पार कर पाते हैं। देखिए 18,200 का कॉल रेटर दबा हुआ तभी महसूस करेगा जब निफ्टी 18,300 के ऊपर ट्रेड करे। सो गैप से खुलने के बाद 18,300 के ऊपर टिकना आपका ज़रूरी है। टिक गए, शॉर्ट कवरिंग 18,350, 375 तक ले जाएगी, और वहाँ पर आप थैंक यू वेरी मच कर दीजिए, अपनी लॉन्ग पोजीशन को बेच दीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए। 18,300 के कॉल्स पर 44 लाख शेयर हैं। सो अपने देखना ये है कि क्या हम 18,300 को पार करके टिक पाते हैं ऊपर की तरफ। 18,200 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। गैप से खुलने के बाद 18,200 सपोर्ट का काम करेगा, नीचे जाने के चांस कम है। अगर गए तो 18,100 के आसपास फिर मजबूत सपोर्ट है आपके लिए, ये वायदा कारोबार के डेटा में दिख रहा है। बैंक निफ्टी 39,000 पार करना मुश्किल होगा। पहले मैं ऊपर की बात करूं, इसका रीज़न ये है कि 39,000 के कॉल ऑप्शन पर 25 लाख शेयर हैं बैंक निफ्टी में, कल ही 10 लाख शेयर जुड़े हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, पार करना मुश्किल है। 38,500 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट है, 19 लाख शेयर वहाँ पर। तो आपको कमजोरी तभी फील करनी जब आप 38,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, और मजबूती तब फील करनी जब 39,000 के पार। सो बेसिकली 38,500 से 39,500 वो मिडफील्ड है, जिसमें इधर से उधर आप बॉल पास करते रहें, गोल नहीं होगा। ठीक है, बहुत क्लियर कट ये रेंज आपकी बैंक निफ्टी पर निकल कर आ रही है। 38,500 के नीचे कमजोरी का संकेत आएगा, और 39,000 के ऊपर मजबूती का संकेत, और मेक और ब्रेक लेवल है 38,800। 17 लाख शेयर कॉल्स में है वहाँ पर। 38,800 के ऊपर टिके रहे तो और मजबूत होंगे, 38,700 के नीचे रहे तो हल्के सावधान रहेंगे, ये आप ध्यान में रखिए। जी दीप। एब्सोल्युटली, तो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और रिस्पेक्ट करिए इन डेटा को, लेवल्स को आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अच्छा सर, ये तो रही बाजार की बात और आज का सेटअप, पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो बाजार से ही एसोसिएटेड है, सारे निवेशकों के लिए एसोसिएटेड है, स्पेशली वो जो पिछले 1.5-2 साल में बाजार में आए हैं। टेक्नोलॉजी का जो गलत इस्तेमाल कुछ चैनल्स कर रहे हैं, स्पेशली टेलीग्राम चैनल्स। सेबी ने भी अभी रिसेंटली एक्शन लिया है। हमने नोटिस किया, पहले भी आपने ये मुद्दा उठाया, काफी सारे फेक चैनल्स आपके नाम में, हमारे चैनल के नाम में चलते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, सेबी का एक्शन भी आ रहा है। सर, कैसे देखना है इस परेशानी को और निवेशक क्या सावधानी बरत सकते हैं? पहली चीज़ तो ये दीप कि ये बहुत ज़रूरी कि जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में और सोशल मीडिया के ज़माने में सब लोग, स्पेशली कई सारे एडवाइज़र्स बेलगाम हो जाते हैं।
एडवाइस करने में कोई हर्ज नहीं है, जो चाहे जितनी चाहे एडवाइस करे, कभी सेबी मना नहीं करती। सेबी सिर्फ ये कहती है आपको एडवाइस करना है, आप सेबी में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए और फिर एडवाइस कीजिए। जो आप एडवाइस कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखिए, हमें बताइए, और हमें कहीं कुछ लगेगा एटलीस्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और रेगुलेटर के तौर पर सेबी का काम यही कि जो भी चाहे वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स किसी भी तरह के हों, ब्रोकर्स हों, फंड्स हों, इंस्टीट्यूशंस हो, मीडिया चैनल्स हों, अखबार हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, उनको रेगुलेट करना है। सो सेबी की जो चिंता है वो इस बात को लेकर के अनरेगुलेटेड जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम चैनल्स और ढेर सारे हैं, हज़ारों हैं, लाखों हैं, तो वो बिना किसी ऑथेंटिसिकेशन के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, वो चिंता की बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसका फ़ायदा उठाकर पंप और डंप वाली जो स्ट्रेटेजी होती है कि आपने रिकमेंड करने के पहले ले लिया, रिकमेंड करने के बाद बेचा, उससे सेबी को आपत्ति है, जो कि सही है। तो मेरे ख्याल से सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, टेलीग्राम चैनल्स पे पहला एक्शन लेकर ये बहुत साफ संकेत दे दिए हैं कि इस तरह के जो हर कोई आजकल क्या है, यूट्यूब चैनल खोलना, टेलीग्राम चैनल खोलना सबसे आसान काम है। और मतलब सबको ये लगता है कि हमें कौन आके पूछने वाला है, रेगुलेटेड है नहीं। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जो सामने आ रहे हैं, मेरे खुद के नाम से और जी बिजनेस के नाम से कितने चैनल बने हैं। ये तो मतलब टॉप 8-10 की हमने स्क्रीनशॉट ली है जो मेरे नाम से हैं, 8-10 जी बिजनेस के नाम से। अच्छा, मज़े की बात देखो, लिखने वाले सब लिखते हैं, ऑफिशियल भी लिखते हैं आगे मतलब जी बिजनेस ऑफिशियल यही चैनल है, अनिल सिंह भी ऑफिशियल। हालांकि मैं कई बार ये कह चुका हूँ हमारे चैनल पे, सोशल मीडिया पे भी, कि मेरा या जी बिजनेस का या हमारे किसी भी एम्प्लॉय का कोई टेलीग्राम चैनल है ही नहीं। आप इसके चक्कर में आए। अब मज़े की बात है दीपो, जी बिजनेस अनिल सिंह भी और वो जी बिजनेस वाले जो चैनल, कुछ चैनल में तो 25-25 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं और वो 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस ले रहे हैं। मतलब वीआईपी की फ़ीस 5,000 रुपये, 5,555, 6 महीने का 4,400, मतलब क्या है। और मज़े की बात है लोग सब्सक्राइब भी कर, मतलब आपको हिंदुस्तान में इतने लोग मिल जाते हैं, 25-25, 30-30 हज़ार। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है दीप, सीरियसली हमें सोचना चाहिए, जो अनऑफिशियल चैनल है उसमें इतने सब्सक्राइबर आ जाएं तो ऑफिशियल बना ले तो कितने आ जाएं वाकई में हमें जो भी करना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए। ये मजाक की बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि लोग है ना, अल्टीमेटली देखिए आपको खुद को भी दिमाग लगाना है। जब आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपको तो ढंग से चलानी है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि सामने वाला भी तो खराब चला सकता है, वो आके आपसे टकरा सकता है ना, वो भी तो हो ही सकता है ना। तो आपको अपनी ड्राइविंग तो ध्यान रखनी है, दूसरे की भी रखनी है। यही चीज़ है, आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी हद तक कि कोई भी किसी भी नाम से बना। कई बार वो इतने सारे फेसबुक पर मेरे फेक अकाउंट बने हैं और फेक अकाउंट बनाकर लोग है ना मैसेज भेजते हैं कि मैं आज प्रॉब्लम में हूँ, मैं अनिल सिंह हूँ, मैं प्रॉब्लम में, मुझे 25,000, 10,000, 5,000 रुपये भेज दीजिए, इस नंबर पर मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। अरे भाई, अगर मैं मुसीबत में हूँ, पहली चीज़ तो 5-10 हज़ार रुपये के लिए मुसीबत में नहीं होऊंगा। दूसरी बात, मुसीबत में आऊँगा तो मैं फेसबुक पे मैसेंजर जाके खोल के नहीं टाइप होगा। मेरे इतने दोस्तों की लंबी लिस्ट है इतने तो होंगे भगवान के दया से, उनसे मांग लूँगा। ये नौबत तो नहीं आएगी ना फेसबुक पे अनजाने आदमी को जाकर मैं रिक्वेस्ट भेजूँ कि आप 5-10 हज़ार, लोग कर भी देते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी एक्शन हुआ है वो अपनी जगह। एक बार फिर से इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा जी बिजनेस का, मेरा या हमारे किसी भी एम्प्लॉय का किसी तरह का कोई टेलीग्राम चैनल, कोई वो यूट्यूब चैनल पर्सनल लेवल पे, या क्या बोलते हैं इसको, और टेलीग्राम के साथ और कौन सा, सिग्नल, ये इस तरह के किसी तरह, सिग्नल पे भी चैनल होते हैं, नहीं होते? सिग्नल पे नहीं होता, मैसेजिंग। अच्छा, तो हमारे किसी तरह के कोई चैनल्स हैं ही नहीं। तो ये जिन लोगों ने 5,555 रुपये दिए, ये प्लीज़ वापस ले लें। और मुझे जब ये अरमान ने भेजा था स्क्रीनशॉट्स, तो उन्होंने बोला उस पर फ़ोन नंबर भी लिखा है, सर वो हटा दें, उसको ब्लर कर दें। मैंने कहा ब्लर क्यों करना है, दिखाओ उस फ़ोन नंबर को जो हमारे नाम पर पैसा ले रहा है। तो आप इन फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके बोल दीजिए भाई ये जी बिजनेस का अनिल जी का चैनल नहीं है, कृपया पैसे वापस कर लें। और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, सेबी आपके साथ में है ही है। कंप्लेन कर दीजिए, ये फर्जी चैनल इन लोगों के नाम से चला रहे हैं, लोग हमसे पैसा ले रहे हैं और हम मांग रहे तो नहीं दे रहे हैं। तुरंत प्रभाव से शिकायत कीजिए। सो क्लियर कट मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, सावधान रहें। अगर आपको किसी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, करिए। अगर आपको उनकी एडवाइस लेनी है, लीजिए। आप उनसे पूछ लीजिए आप सेबी रजिस्टर्ड है ना, है तो आपका सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मंगाइए, नंबर सेबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है, रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनरजिस्टर्ड से ज़्यादा सावधान रहें, ये हमारी सलाह है। बाकी तो आप खुद स्वयं समझदार हैं ही। जी दी।
एब्सोल्युटली सर, अपनी समझ ज़रूर यूज़ करें और इन सभी चैनल्स पर विश्वास ना करें। जांच कर लें, खुद कंफर्मेशन ले लें, वेरीफाई कर लें और तभी अगर आपको फॉलो करना है तो करें। बट क्लैरिफिकेशन अनिल जी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए, ये हैं कुछ बाजार की बड़ी बातें और कुछ चीज़ें जहां पर आपको रखनी है नज़र रखनी है। आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी जानते हैं इसके बारे में हमारी टीम के साथ। वरुण, देवांशी, साथ ही आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप देखिए, सबसे पहले तो आईटी कंपनीज की जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, आज माइंडट्री के नतीजे आएंगे वायदा बाजार में, तो इस पर आपको नजर रखनी है। और साथ ही टाटा मेटालिक्स, एबी मनी, सीएससी और प्लास्टिक ब्रेंड्स इंडिया, इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो इन सब पर नजर रखें। आरपीएसजी वेंचर्स पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। फिलिप्स कार्बन, हमने आपको कल बताया था कि इसकी जो नाम है वो बदलता हुआ दिखेगा, पीसीबीएल के नाम से अब ये स्टॉक जाना जाएगा। 84 शेयर्स हैं जो कि T2T सेगमेंट में आप आते हुए दिखेंगे और एनएससी पर करीब 34 शेयर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। और श्रीकलाहस्ती पाइप्स, जहां पे कंपनी ने इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के साथ जो अमालगमेशन किया है उसकी आज एक्स डेट है, तो आज से ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नहीं दिखेगा। इसके साथ ही अजंता फार्मा पर नजर रखें, जहां पे बायबैक जो किया है कंपनी ने उसकी आज एक्स डेट है। टोटल मिलाकर 2,550 रुपीज प्रति शेयर का बायबैक कंपनी लाती हुई दिख रही है, तो इस पर फोकस होगा। मदरसन सुमी, वायदा बाजार में आप देखिए, आज से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके 3 महीने के जनवरी, फरवरी और मार्च ये एक्सपायर हो जाएंगे। कल फिर नए प्रोडक्ट जो नए वायदा बाजार में उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्च होते हुए दिखेंगे। हमने सिमिलर केस जेएमआर इंफ्रा में भी देखा था कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरे दिन लॉन्च हुए थे, और सिमिलर केस मदरसन सुमी में आज होता हुआ दिखेगा। तो आज सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे, तो इस पर आपको नजर रखनी है। इसके साथ ही एमएसटीसी यहां पे आपको नजर रखनी है, जहां पे एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है सूत्रों के हवाले से कि एमएसटीसी महिंद्रा एक्सेलिया जेवी की बड़ी योजना है। कंपनी अब स्क्रैपेज सेंटर लगाने का प्लान करती हुई दिख रही है। सेरो, एमएसटीसी और महिंद्रा ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर है। सेरो 4 स्क्रैपिंग सेंटर लगाने पर फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और साथ ही बंगाल में ये स्क्रैपेज सेंटर्स लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र में ऑलरेडी कंपनी के जो स्क्रैपेज सेंटर्स हैं वो हैं, और कई सारी जगहों पे जैसे कि पुणे, वहां पे स्क्रैपेज सेंटर्स हैं। तो अब नए स्क्रैपेज सेंटर्स लगाने के चलते ये स्टॉक है जिस पर आज आपको फोकस करना है। एब्सोल्युटली, हमारी एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट एमएसटीसी आज आपको एक्शन में दिखेगा। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास आज कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे टाटा मोटर्स, इन्होंने जेएलआर का अपडेट दिया है। Q3 में जेएलआर की जो रिटेल बिक्री है उसमें करीब 37.6% की साल दर साल गिरावट देखने मिली है। इनका कहना है कि अक्रॉस जितनी भी ज्योग्राफी से गिरावट हुई है, हालांकि अभी भी मांग जो है वो मजबूत है। ग्लोबली सेमीकंडक्टर के जो इशू हुए हैं उसके चलते कहीं ना कहीं बिक्री जो है वो कम रही है। Q4 FY22 में सप्लाई में सुधार जो है वो जारी रहने की इनको उम्मीद है। एंड ऑफ जनवरी में ये अपने रिजल्ट देंगे, और तब तक इनका अनुमान है कि जो कैश फ्लोज है क्वार्टर के लिए वो करीब 150 मिलियन पाउंड्स के आसपास रह सकता है पॉजिटिव, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा नज़ारा टेक 17 जनवरी को यहाँ पे बोर्ड की बैठक है जहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पे विचार करने वाले हैं। डिक्सन एग्जाम के साथ इस कंपनी ने जेवी को पीएलआई स्कीम के तहत व्हाइट गुड कैटेगरी में मंजूरी मिली है। ये जेवी के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है एसी के लिए उसका उत्पादन करेंगे। इस जेवी में डिक्सन का हिस्सा जो है करीब 40% के आसपास का होगा। एचजी इंफ्रा को एक झटका लगा है। पीडब्ल्यूडी राजस्थान ने 331 करोड़ का कंपनी को दिया हुआ जो टेंडर है वो खारिज किया है। कंपनी ने बेसिकली एलओए को मंजूरी जो है वो नामंजूर कर दी है इस कंपनी के लिए, और कंपनी ने 448 करोड़ के आसपास की बिडिंग की थी। पीबी फिनटेक, पैसाबारा.com 8,000 करोड़ सालाना लोन डिसबर्समेंट रेट तक पहुंच चुका है। दिसंबर 2021 में 694 करोड़ के आसपास के लोन डिसबर्समेंट जो है इस कंपनी ने किए हैं। स्पार्क, इस कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि इस कंपनी ने एक इंटीमेशन रिसीव किया है अपने पार्टनर से, क्योंकि एलिजिबल है करीब $5 मिलियन के आसपास अचीव करने के लिए। अगर रेगुलेटरी माइलस्टोन जो है एक प्रोग्राम ये कर रहे हैं उसको, अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम जिसमें स्पार्क की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो अगर अचीव होता है तो $5 मिलियन के आसपास रिसीव करने के लिए एलिजिबल है। और एग्रीमेंट जो इन्होंने किया है उसके तहत इस कंपनी को आगे अगर और माइलस्टोन यूज अचीव करते हैं तो नेट सेल्स पे रॉयल्टी भी मिलेगी। इस तरह का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है स्पार्क के लिए आया है। फंड एक्शन हुआ है एनसीसी में, जहां पे केबीसी इको फंड ने करीब 32,18,000 शेयर इस काउंटर में बेच दिए हैं। 75 रुपए 21 पैसे के भाव पे ये बिकवाली की गई है।
ओके, तो ढेरों खबरें हैं आज जहां पर आपको रखनी है नजर, और एक्शन भी इन सारे स्टॉक्स में आते हुए दिखेगा। जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। आइए एफआईआर में चलते हैं। मॉर्निंग आशीष, क्या कहना है आज ब्रोकरेजेस का? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए नतीजों पर ब्रोकरेज हाउस की ढेर सारी रिपोर्ट्स आई। इन्फोसिस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। एक एक करके सब आपके सामने रखता हूँ। सीएलए से देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं 2280 रुपये के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे हैं कि नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट का भी एक असर देखने को मिला। वहीं गोल्डमैन सैक्स देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं। लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया 3229 से बढ़ाकर 2415 कर दिया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 2250 से बढ़ाकर लक्ष्य को 2350 कर दिया है। करीब 1880 की जो है कल की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने भी लक्ष्य बढ़ाया 2110 से बढ़ाकर 2250 कर दिया है। बर्नस्टीन ने लक्ष्य बढ़ाया है, और सिटी ने भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2140 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2180 कर दिया। यानी सभी की तरफ से अगर आप देखें तो जो है लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। सबसे ज्यादा बुलिश जो है क्रेडिट स्विस नजर आ रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे 2350 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा विप्रो, यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। नतीजे आए कमजोर, और इसके बाद देखिए 4 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, लक्ष्य काटा है, हालांकि ज्यादा नहीं घटा है, 690 से घटाकर 680 कर दिया है। करीब 690 कल की क्लोजिंग है। वहीं नोमिरा अगर आप देखें तो इन्होंने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 860 से लक्ष्य को घटाकर 850 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, और सिटी जो है खरीदारी किराए दे रहे हैं 830 से लक्ष्य को घटाकर 820 कर दिया है। करीब करीब ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने केवल 10 रुपये का जो टारगेट कट किया है इस स्टॉक के अंदर। टीसीएस यहाँ पर नतीजे बढ़िया हैं, और साथ में बायबैक का भी ट्रिगर है। इसके साथ गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 4800 से घटाकर 4747 कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो बर्नस्टीन आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, और लक्ष्य बढ़ा है 4270 से बढ़ाकर 4330 कर दिया है। 3860 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने देखिए ओवरवेट की रेटिंग दी है, और ब्रोकरेज हाउस में बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि 4400 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा नजर रखनी है आपको टाटा मोटर्स पर। यहाँ पर जो जेएलआर के बिक्री के आंकड़े आए हैं, इसके बाद देखिए सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट आई है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है इसका एक असर देखने को मिला है बिक्री आंकड़ों पर। यहाँ पर बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 408 रुपये का लक्ष्य दिया है, करीब 507 जो है कल की क्लोजिंग है। और बैंक ऑफ अमेरिका देखिए न्यूट्रल किराए दे रहे 525 के लक्ष्य के लिए। और अंत में जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी रिपोर्ट्स आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 4350 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा एक्शन। और दीप एक्शन को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक जगह एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अभी अभी हमारी रिसर्च टीम बता रही है कि जैसे हमने ये नाम फ्लैश के 4 चैनल तो डिलीट हो चुके हैं। जो टेलीग्राम चैनल्स जितने की लिस्ट अभी हमने दिखाई, स्क्रीनशॉट दिखाया है। एक्चुअली ये हमें एक मंथली एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए कि ये सारे चैनल हमारे नहीं है। तो अभी कुछ हमारे दर्शक ये पूछ भी रहे थे कि हम कैसे इत्मीनान करें कि आपका कौन सा चैनल है कौन सा नहीं है। तो इत्मीनान करने का एक ही तरीका है, जी बिजनेस का, मेरा, हमारे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो दीप, वरुण, आशीष, आप सब लोगों को देखते हैं जिन लोगों का, हमारा किसी का कोई चैनल है ही नहीं। इत्मीनान करने की जरूरत क्या है किसी को कि वो है कि नहीं है। और जब हम आपको खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमारा कोई टेलीग्राम चैनल है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई वहाँ पर। तो इसलिए, और हमारे केस में मैं बता दूँ, जी बिजनेस और मेरे केस में ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर है, और वेरीफाइड हैंडल्स है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल कोई है ही नहीं, इसलिए आपको कहीं से किसी को पूछ के इत्मीनान करने की ज़रूरत ही नहीं है ही नहीं। और अच्छी बात है 4 चैनल तुरंत ही डिलीट भी हो चुके हैं, शायद दिन के अंत तक थोड़े और बंद हो जाएँ। हाँ, और हमें किसी चैनल से कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो करना है करो, हमारा नाम यूज़ मत करो। सिंपल सी चीज़ है, आप अपने नाम में करो ना। अगर किसी को XYZ को करना है, रामलाल श्यामलाल टेलीग्राम चैनल चलाओ, आप, कौन मना करता है। सेबी से अप्रूवल ले लो, रजिस्ट्रेशन कराना, वो भी कराना नहीं कराना वो आपकी जिम्मेदारी है। एटलीस्ट हमारा नाम मिसयूज न करें, आप अपने हिसाब से जो करना है करें। आइए, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी। देखिए अनिल जी, कल की अदानी पावर की अपार सफलता के बाद पिक ऑफ द डे में, तो आज अनिल जी मैं दो पिक ऑफ द डे लाया हूं, एक वायदा बाजार से, एक कैश सेगमेंट की। पहला पिक ऑफ द डे है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कल एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिला है, 2500 के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली निकला है। तो 2490 2490 का स्टॉप लॉस है, 2570 2570 के टारगेट के लिए रिलायंस है मेरा पहला पिक ऑफ द डे। और दूसरा एक स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा लग रहा है, इसमें भी खरीदारी की राय है।
307 307 का एक इंट्राडे का स्टॉप लॉस है, 334 334 के टारगेट के लिए केएनआर कंस्ट्रक्शन पर खरीदारी की राय है। ओके, तो दो स्टॉक्स हैं आज पिक ऑफ द डे के तौर पर बंसल जी की तरफ से। ओके, परफेक्ट। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो ये जो टेलीग्राम चैनल्स पर मुहिम आपने चलाई है अनिल जी, मैं पूरी तरह इसके साथ हूं। और अनिल जी, कई सारे टेलीग्राम चैनल्स मेरे नाम से भी चल रहे हैं जिसमें मेरी तस्वीर का भी इस्तेमाल हो रहा है। कई बार मैंने रिपोर्ट किया है। तो अनिल जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल जी, तुरंत प्रभाव से कोई भी मेरा भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है तो प्लीज अनिल जी उससे सावधान हो जाएं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, वैसे धन्यवाद हमें सेवी को देना चाहिए, एक्शन उनका है, मुहिम भी उनकी है, हमने तो समय समय पर थोड़ा सा आगाह किया बस। और कुणाल जी भी कह रहे हैं उनका कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो सावधानी रखें। बताएं सर। अरे जी देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है एसआरएफ। एसआरएफ में अगर आप देखें तो कल के ट्रेड में हमने 2515 की एक मेजर रेजिस्टेंस को पार होते हुए देखा, और ये उन बहुत चुनिंदा केमिकल कंपनीज में से एक है जो कि लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है, तो इससे इसकी आउट परफॉर्मेंस साबित होती है। एसआरएफ को खरीद करके चलें। ये स्टॉक इन स्तरों से भी बहुत ऊपर के लेवल्स पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस यहां पर रखना है 2550 रुपए पर, 2550 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 2725 रुपए का, 2725 का, और इवेंचुअल टारगेट 2800 रुपए का होगा। तो 2800 के लेवल्स एसआरएफ में आते हुए दिखेंगे। खरीदारी की राय। बिल्कुल। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, बाजार तो आज बिल्कुल एक अच्छी तेजी के साथ खुल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा मूड माहौल है। हालांकि ये तेजी खुलने के बाद कितने समय तक रहती है या बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है। और जहाँ तक मेरी आज पिक ऑफ द डे का सवाल है, मुझे लगता है आज ये जो तीनों आईटी कंपनी के नतीजे आए हैं उसके बाद आईटी सेक्टर फोकस पे रहेगा। तो इन तीनों को छोड़ के मुझे लगता है जो सेकंड रैंक आईटी कंपनी जिनके नतीजे अब आने वाले हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आज पिक किया है माइंडट्री को, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है नतीजे माइंडट्री के भी बहुत ही अच्छे रहने चाहिए, तो माइंडट्री पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा आज का टारगेट रहेगा 4725 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 4600 रुपए का। 4600 का स्टॉप लॉस, 4725 के टारगेट के लिए माइंडट्री में करें खरीदारी। आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। सेठी साहब की ये है आज की पिक, लेकिन सेठी साहब के पास तो पिटारा होता है पूरा पिक्स का, थोड़ी देर में फिर से जानेंगे उनसे। और तब तक आइए सुमित जी सुप्रभात, पिक्स बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो पिक ऑफ द डे है वो है मैकडोवेल। 910 914 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कल स्टॉक ने क्लोजिंग सेशन में एक अच्छा मूव दिखाया और 3 दिनों के हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दी है। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक के अंदर आज एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। आज और आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 935 रुपए से लेके 950 रुपए तक के। 895 890 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 890 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 935 से 950 के टारगेट्स के लिए। ओके, मैकडोवेल में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय। पालविया साहब सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, जो स्टॉक बाय करना है वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट से, और उसमें हमें अशोक लीलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके के अशोक लीलैंड के सेटअप बने हैं वीकली चार्ट पे, जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है अशोक लीलैंड को यहाँ से बाय करना चाहिए। कल के फ्यूचर के क्लोज थे करीब 139 के आसपास, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 145 से 146 का। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 137 का। अशोक लीलैंड फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो अशोक लेलैंड में करें खरीदारी, ये राय है राजेश पालविया साहब की तरफ से। और पूछ लेते हैं किरण जी को भी, उनकी क्या राय है। किरण जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। देखिए, बंसल जी से प्रेरित होते हुए मैं भी 2 पिक्स देने वाला हूँ, एक एफएनओ सेगमेंट का, एक कैश का सेगमेंट का। कल से कैश सेगमेंट में काफी, कल से नहीं पिछले दिनों में कैश सेगमेंट में काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो पहले मैं एफएनओ की बात करूंगा। एस्कॉर्ट्स बाय करना है। आज जो करेक्शन होना था हो चुका है। 1950 से लेके लगभग हम 1850 तक की करेक्शन देखने को मिली, और कल डिलीवरी बेस्ड बाइंग और ऑप्शन चेन डेटा काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी तरह से अनवाइंडिंग होती नजर आ रही है। तो मेरा मानना है कि एस्कॉर्ट्स में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए आज के सत्र में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1850, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और टारगेट्स के लिए 1885 1895 ये 2 टारगेट्स रहेंगे एस्कॉर्ट्स के लिए। कैश वाला दूसरा काउंटर रहेगा वो रहेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी कल बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, और डिस्क्लेमर के तौर पे आज हमने हमारे क्लाइंट्स को लेने के लिए सलाह दी है ग्रेफाइट में, जो मार्केट खुलने के बाद ही बाय करेंगे।
हमारा स्टॉप लॉस इधर लगभग 525 के आसपास रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 620 640 के टारगेट्स पोजिशनली 2 से 3 दिन का वक्त लेते हैं, तो वो लेवल्स तक के जाने की संभावना बहुत स्ट्रांग देखने को मिलती है। 620 640 के टारगेट के लिए ग्रेफाइट में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए किरण जी की तरफ से, और साथ ही एस्कॉर्ट्स भी। सेठी साहब बताएं सर, आपकी और कौन सी पिक्स हैं एफएनओ की जहां पर फोकस करना चाहिए आज के लिए? हाँ बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। जो उसमें पहला स्टॉक है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जो कि कल 301 के लेवल पे बंद हुआ है। एक दमदार टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल स्पेस पे मैं बुलिश रहा हूँ, मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आज तेजी होनी चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट है 310 का, स्टॉप लॉस है 295 का। सेकेंड स्टॉक रहेगा रेन इंडस्ट्रीज, जो 241 पे कल बंद हुआ है। ये भी कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको मैंने कुछ वीक्स पहले 205 के लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है, बट अब ये एफएनओ में भी आ गया है और 241 पे है। मुझे लगता है जिस तरह से एल्यूमिनियम के प्राइसेस में दुनिया भर में उछाल देखा जा रहा है, तो ये जो सीपीसी जो बनाती है कैल्साइट पेट्रोलियम कोक, वो एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे डिपेंडेंट होता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से उसकी डिमांड रहती है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी तेजी रहनी चाहिए। तो 241 पे खरीदारी करने की सलाह, 250 का टारगेट और 235 का स्टॉप लॉस। थर्ड स्टॉक है आपका पसंदीदा स्टॉक यूपीएल। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बजट के पहले एक बहुत अच्छा, ऑलरेडी हालांकि तेजी हो चुकी है, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड, चूंकि बाजार का सेंटीमेंट भी अच्छा है, यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है 835 तक के टारगेट्स आज आने चाहिए, 815 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मा, जो कल 3160 रुपए के आसपास बंद हुआ है, इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह है। 3225 का टारगेट है और 3130 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की कुछ बेहतरीन पिक्स, टोरेंट फार्मा, यूपीएल, रेन इंडस्ट्रीज और साथ ही एबी फैशन, कुछ और बेहतरीन आइडियाज आज के लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहेंगे, उन पर ही करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा और लेते हैं उनकी राय। एमएसटीसी, सुमित जी, हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है कि इनका जो महिंद्रा एक्सीलियो के साथ जेवी है, स्क्रैपेज सेंटर लगाने की इनकी योजना है। जेवी के तहत लगाया जाएगा, बट एमएसटीसी ऑफ कोर्स स्क्रैपेज में जब भी बात चलती है इनका नाम सबसे ऊपर आता है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? का ऊपर में इमीडिएट हर्डल है 375 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा और फिर 400 प्लस के लेवल एमएसटीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, डिप में खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट है 335 340 के आसपास है और ऊपर में 375 का पहला इमीडिएट हर्डल, वो टूटने के बाद 400 प्लस के लेवल एमएसटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में ये काउंटर आ सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पालविया साहब इस पर भी अपनी राय दें। इनका जो एक जेवी है रेक्सान के साथ, उसे पीएलआई स्कीम के तहत मंजूरी मिल गई है, व्हाइट गुड्स बनाएंगे, भारत के में भी इसका यूज होगा और एक्सपोर्ट्स भी किए जाएंगे। चार्ट्स क्या कहती हैं सर डिक्सन टेक्नोलॉजीज? वीकली चार्ट को एनालाइज करें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका है 5200 के आसपास। अगर ये 5200 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो हमें लगता है यहाँ से एक पुल बैक एक्शन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके पॉजिटिव है और ये एक डिप है, इसको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। तो 5200 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल होल्ड होते तो हमें लगता है वापस पुल बैक में स्टॉक में 5350 5400 तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। 5400 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल को क्रॉस करता है तो फिर इसमें यहाँ से पुल बैक और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में फिर 5500 5600 तक के अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अभी 5200 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है।